Dear students, welcome to part 5 of chapter 19 PERT and CPM. This is the last part of the chapter 19 and unit 4. यूनिट 4 में आपको जो चीज़ें और एक्स्ट्रा करनी है वो मैं एज अ पीडीएफ आपको भेज दूंगा आपकी गूगल क्लास के ऊपर जो आपको काम करना है कंप्लीट। लेकिन ये लास्ट पार्ट है और इसमें हम पर्ट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे पर्ट बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा जुड़ता है, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में पीपीटी के थ्रू आपको बता दिया जाए। अब हम बात करेंगे पर्ट की। पर्ट का मतलब होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। जो पर्ट है एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है और ये सिर्फ टाइम को एम्फेसिस देता है और इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। यहाँ जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट टाइम की, अगर वो अनसर्टेन हो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें ये नहीं पता है कि किस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा, हम अनसर्टेन हो कि भाई हो सकता है 1 दिन भी लग जाए, हो सकता है 4 दिन भी लग जाए, हो सकता है 3 दिन भी लग जाए, यानी हमें ये पता ना हो कि हमारी किसी एक्टिविटी में कितना टाइम लगता है। अगर हम अनसर्टेन हैं तो जो पर्ट का एनालिसिस है वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है। और तो हम यही कहते हैं इसमें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है ड्यूरेशन टाइम की उसके ऊपर बेस्ड होगा और 3 डिफरेंट तरह के टाइम एस्टिमेट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और ये मेथड यूएस नेवी ने अपनी पोलरिस मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करा था, यानी ये जो टेक्निक है ये यूएस नेवी के द्वारा सबसे पहले शुरू की गई थी, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। और पर्ट में ये मानेंगे कि जो हमारे पास में जो ड्यूरेशन टाइम है वो अनसर्टेन है और एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से किया जाएगा, जो 3 डिफरेंट टाइम एस्टिमेट के ऊपर डिपेंड। टाइम, अब जो टाइम एस्टिमेट्स होते हैं पर्ट के लिए उनको हम देखेंगे। तो हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में बताया था कि 3 टाइम एस्टिमेट्स होते हैं, तो एक एक करके देखते चले जाएंगे। तो जो सबसे पहला टाइम एस्टिमेट होता है वो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। अब ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम T0 या A से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी इफ एवरीथिंग गोज वेल, यानी ये सबसे कम टाइम किसी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए जो लगेगा वो समय जो है वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है। जैसे इसका नाम है ऑप्टिमिस्टिक, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल की तरह से समझ सकते हैं। भाई अगर हम एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि भाई जो पूरा सिलेबस है उसे मैं 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर लूंगा। तो ये जो 3 दिन है दिस इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिमिस्टिक, कि भाई अगर सब कुछ बढ़िया चला तो मैं जल्दी से जल्दी 3 दिन के अंदर पूरा सिलेबस निपटा लूंगा। अब दूसरा जो आता है टाइम वो है इसमें पेसिमिस्टिक टाइम, इसको हम टीपी या बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है देखिए, उसने कहा इट इज द लॉन्गेस्ट और मैक्सिमम पॉसिबल टाइम दैट एन एक्टिविटी कुड टेक इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, यानी दैट इज अंडर एक्सट्रीमली बैड कंडीशन। यानी अगर आपको ये था कि भैया मैं कर दो 3 दिन में लेता और मेहमान आ गए आपके घर, तो वो कहा कहने लगे जी 2 दिन हम रुकेंगे और सारी स्थिति खराब हो गई, तो अब आपने कहा चल भाई चाहे कोई भी आ जाए, कितना भी खराब समय हो, लेकिन मैं 6 दिन में तो इसे कर ही लूंगा काम को। तो ये जो 6 दिन है दिस इज पेसिमिस्टिक टाइम। ये क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम है हमारे पास में। लेकिन इस पेसिमिस्टिक टाइम के अंदर जो है हम नेचर्स के एक्ट को इंक्लूड नहीं करते। इसमें फ्लड आना, अर्थक्वेक आना, सुनामी आना, ये इस तरह की जो चीजें हैं ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। और थर्ड जो टाइम एस्टिमेट है अब हमारे पास में पर्ट के लिए वो कहलाता है मोस्ट लाइकली टाइम, इसको हम टीएम या एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ये क्या होता है, इट इज द मोस्ट ऑफन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। भाई हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बड़े पेसिमिस्टिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक मोस्ट लाइकली टाइम होता है। भाई हमने कहा बहुत ऑप्टिमिस्टिक 3 दिन में कर लेंगे सिलेबस, पेसिमिस्टिक खराब से खराब हो गया 6 दिन में। लेकिन जब हम करने के लिए शुरुआत करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा वर्क 4 दिन में, यानी हमारा सिलेबस 4 दिन में कंप्लीट हुआ। तो यानी ये जो 4 दिन है ये आपके लिए क्या बनेगा, मोस्ट लाइकली टाइम बनेगा। तो यानी इट इज द मोस्ट ऑफन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी।
वी नाउ कम टू स्टेप्स इन डिटरमाइनिंग क्रिटिकल पाथ इन PERT, यानी अब हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे या किस तरह से क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करते हैं PERT के अंदर, उसकी बात करेंगे। क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन वही है हमारे पास जो हमने पहले पढ़ी थी। अब देखेंगे, सबसे पहले इसमें जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा हम स्पेसिफाई करेंगे इंडिविजुअल एक्टिविटीज को, फिर हम डिटरमाइन करेंगे सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, यानी हमारी एक्टिविटी किस तरह से हो रही है और उनके एस्टिमेटेड टाइम्स T0, TP और TM। मैंने अभी बताया T0 ऑप्टिमिस्टिक, TP पेसिमिस्टिक और TM मोस्ट लाइकली टाइम है। तो उनके टाइम को देखेंगे, एस्टिमेट करेंगे उनको। उसके बाद हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद में हम एक्सपेक्टेड एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। ये कैलकुलेट करना होगा हमें हर एक्टिविटी के लिए, यानी हम T, इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, T हर एक्टिविटी के लिए कैलकुलेट करेंगे। और जो T होता है वो बराबर होता है T0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ TM प्लस TP, और ये जो सम आएगा इस पूरे को 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये हर एक्टिविटी के लिए यूज करेंगे और निकालेंगे। और इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज हमारे पास में EIs और LJs कैलकुलेट करने के लिए करा जाएगा, जिससे क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करेंगे। साथ साथ हम स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा TP माइनस T0 अपॉन 6, और अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो वो हमारे पास में वेरिएंस आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम EI और LJ निकालेंगे। फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास मेथड जो हमने पीछे पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से निकालना है। जहां पर हमारे पास में LI EI या LJ EJ इक्वल हो जाएगा, वो क्रिटिकल एक्टिविटीज हो जाएंगी या क्रिटिकल इवेंट होंगे बेसिकली, और उनको उस एरो के ऊपर क्रिटिकल एक्टिविटी होगी तो वो एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी बन जाएगी हमारे पास में। फिर हम क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करेंगे और अपने नेटवर्क डायग्राम को अपडेट कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रहेगा। तो यही स्टेप हमें फॉलो करने हैं PERT के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। साथ साथ कुछ चीजें हमें और इसके अंदर कैलकुलेट करनी होती हैं जो प्रोबेबिलिटी से रिलेट है, तो वो हम अब अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। We now come to estimates of probability of completing the project by schedule time, यानी अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किस चीज की, कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक शेड्यूल टाइम में कंप्लीट हो जाए। जैसे भाई हमें कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट करने के लिए देती है तो वो हमें एक समय देती है कि भाई अगर सड़क बनानी है तो आप 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर दो, डैम बनाना है तो कोई आप 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर दो, ब्रिज बनाना है तो आप उसको 3 महीने में कंप्लीट कर दो। तो टाइम बाउंड हमें देते हैं। तो जब भी हमें इस तरह की चीज करनी होती है तो हमें उसके लिए एक प्रोबेबिलिटी कंप्लीट निकालनी पड़ती है कि भाई हम शेड्यूल टाइम के अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए देखें क्या कहते हैं हम, कि आफ्टर फाइंडिंग द क्रिटिकल पाथ, जब हम क्रिटिकल पाथ निकालेंगे नेटवर्क डायग्राम में, तो यहां एजम्पशन करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है टाइम का वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। यानी जो हमारे टाइम एस्टिमेट्स हैं T0, TP और TM, वो जो है हमें प्रोबेबिलिटी देंगे, और जो प्रोबेबिलिटी है वो किसे फॉलो करेगी? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी। ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसको पढ़ोगे। अभी हम सिर्फ इसको याद करके चलेंगे। साथ साथ ये अज्यूम करेंगे जो हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिमॉडल होगा। और यूनिमॉडल का मतलब जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ की एक पीक होती है, तो अगर पहाड़ की बहुत सारी पीक है तो वो बाय मॉडल, मल्टी मॉडल हो जाएगा हमारे पास में। लेकिन अगर सिर्फ एक ही पीक है तो वो यूनिमॉडल कहलाएगा, यानी उसकी एक ही चोटी है, तो उसकी एक ही चोटी होगी और वो जो चोटी यानी जो मोड है वो TM से रिप्रेजेंट होगा। अब चूंकि हम PERT की बात कर रहे हैं और जितने भी हमने टाइम लिए हैं जो T0, TP और TM है वो सब इंडिपेंडेंटली और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो कंप्लीशन टाइम होगा प्रोजेक्ट का उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये रिजल्ट स्टैट्स का ही एक रिजल्ट है, स्टैटिस्टिक्स कहें हम बेसिकली, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो है उसका ये एक रिजल्ट होगा, और ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यूज करके हम निकालते हैं। और इसी से हम प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं होगा, या उसके कंप्लीट होने के कितने % चांसेस होंगे। इसी को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है वो वेरिएबल है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ऑफ एक्चुअली कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट एज वेल एज द एक्टिविटीज इन शेड्यूल टाइम।
देखिए अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत मैंने आपको क्लास में बताया भी होगा, अगर नहीं बताया है तो आप इसको जो शुरुआत की हमारे बेसिक वाला चैप्टर है उससे पढ़ भी सकते हैं, वहां आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से गिवन है। तो वहां स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसका मीन तो 0 होता है और वेरिएंस 1 के इक्वल होता है हमारे पास में, या स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के इक्वल होता है, तो उसका हम यूज करेंगे। और जो वेरिएबल उसको फॉलो करता है उसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि Z फॉलो करता है प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इसका मतलब Z जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनेगा। अब देखिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं या क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो प्रोबेबिलिटी कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट बाय शेड्यूल टाइम, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोजेक्ट हमारा शेड्यूल टाइम TS पर कंप्लीट हो जाए, तो ये एक प्रोबेबिलिटी से गिवन होता है और प्रोबेबिलिटी हमें Z की निकालनी होती है, और जो Z है वो लेस देन इक्वल टू TS माइनस T अपॉन सिग्मा ई होगा। यहाँ पर Z स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होगा, T एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट हो जाएगा कि भाई कितने समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, वो हम EI और LJ जब कैलकुलेट करेंगे उससे निकल के आएगा। T जो लास्ट वाली वैल्यू होगी यानी जो टोटल टाइम है प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का, वहां से फिर ये जो एक्सपेक्टेड टाइम होगा प्रोजेक्ट का, ये सम ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी लाइंग ऑन क्रिटिकल पाथ के इक्वल होता है। सिग्मा ई स्टैंडर्ड डेविएशन होता है किसका, प्रोजेक्ट लेंथ का, और ये बराबर होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ, यानी अंडर रूट ऑफ सम ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज, यानी जो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएंसेस होंगे उन्हें हम ऐड कर लेंगे, ऐड करके उसका अंडर रूट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास सिग्मा ई यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी। देखिए वी नाउ कम टू एग्जाम्पल 5, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट है, पेज नंबर 790 पर गिवन है आपको। ये मैंने क्वेश्चन वहीं से जुगाड़ उठा लिया है, बस इसमें एक क्वेश्चन कहें बेसिकली एक पार्ट जो है मैंने डी छोड़ दिया है, वो गलत है इसके अंदर, तो इसलिए वो पार्ट मैंने ड्रॉप कर दिया, वो आपको करना नहीं है, तो वो पार्ट आप छोड़ देंगे। इसके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट दे रखा है जिसमें 8 एक्टिविटी दे रखी है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी दे रखी है, और साथ साथ आपको T0 TM और TP गिवन है। तो यानी टाइम एस्टिमेट हमें गिवन है, और हमें करना क्या क्या है इसमें हमें पार्ट डायग्राम बनाना है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन टाइम, वेरिएंस निकालना है, क्रिटिकल पाथ, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और फिर हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करनी है। तो मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में पीछे बहुत ज्यादा बात नहीं करी है, मैं जो आने वाली स्लाइड है हमारी उसके अंदर बात करूंगा और आपको क्लियर कर दूंगा कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो इसको हम यहीं देखते चले जाएंगे। अब हम सबसे पहले इसका नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। नेटवर्क डायग्राम आप लोगों को मैं मानता हूं बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा, तो इसमें हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। अब नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद में हम इसमें एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन टाइम और वेरिएंस ईच एक्टिविटी का निकालेंगे। अब उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें एक्टिविटी आ गई हमारे पास में, टाइम एस्टिमेट्स आ गए T0 TM और TP। अब हम एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम यानी TE कैलकुलेट करेंगे, और मैंने बताया था TE का फॉर्मूला होता है T0 + 4 TM + TP अपॉन 6। तो सबको ऐड कर लेंगे फॉर्मूले के हिसाब से और कैलकुलेट कर लेंगे। तो A के लिए 5 आया, B के लिए 14, C के लिए 9, D के लिए 15, E के लिए 8, F के लिए 9, G के लिए 4, H के लिए 5। फिर उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी हमें पता है, TP - TO अपॉन 6। ये सब कैलकुलेट हो जाएगा और इसका स्क्वायर करके वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास में। तो ये हमने पूरी टेबल बना ली, इसमें एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन टाइम और वेरिएंस आ गया हर एक्टिविटी का। अब इससे क्या फायदा होगा कि जो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी है, वेरिएंस जब हम निकालेंगे, जब पाथ निकालेंगे क्रिटिकल पाथ, तो उससे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सिग्मा ई की, जो हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज आएगी, तो ये वेरिएंसेस वहां इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम जो है कैलकुलेट करेंगे EIs और LJs। EIs और LJ कैलकुलेट करने के लिए वही हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास मेथड लगाएंगे। इसमें E1 कितना हो जाएगा, 0। अब E1 तो मेरे पास 0 हो गया, E2 मुझे कैलकुलेट करना है, E2 इवेंट 2 के लिए निकालना है, 2 के लिए, तो इसका मतलब एक ही पाथ है मेरे पास में, तो कितना हो जाएगा, E1 की वैल्यू 0 थी और T
12 हो जाएगा मेरे पास में, T12 की वैल्यू है 5, तो ये 0 प्लस 5 5 होगा। अब अगर मैं E3 कैलकुलेट करता हूं तो E3 तक जाने के लिए मेरे पास में दो रास्ते हैं, मैं 1 से 2 फिर 3 जाऊं और 1 से 3 डायरेक्ट चला जाऊं। तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम कैलकुलेट करूंगा किसका, 0 प्लस 14 यानी E1 प्लस T1 3 और E2 प्लस T2 3, तो यानी 0 प्लस 14 प्लस कॉमा 5 प्लस 9 आएगा, तो दोनों 14 है, मैक्सिमम 14 रहेगा। सिमिलरली E4 कैलकुलेट करेंगे 20 आएगा। ऐसे ही E5, अगर E5 देखें 3 रास्ते हैं आपके पास जाने के लिए, तो भाई आप 3 से 5 जाएं, 2 से 5 जाएं या 4 से 5 जाएं, तो यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम ऑफ E3 प्लस T3 5 हो जाएगा, कॉमा E2 प्लस T2 5 हो जाएगा और E4 प्लस T4 5 हो जाएगा। तो अगर हम ये कैलकुलेशन निकालें वैल्यू डाल के, तो 14 प्लस 9 23, आपके पास में 5 प्लस 9 14 हो गया, और फिर 20 प्लस 4 24, तो मैक्सिमम आया 24, तो आंसर होगा 24, तो यानी E5 जो है वो 24 हो जाएगा। ऐसे ही E6 कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास 29 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड जो ड्यूरेशन है टाइम की, वो हमारे पास में, यानी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की, वो E6 यानी 29 के इक्वल होगी। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम जो है L6 इज इक्वल टू E6 29 हो जाएगा, L5 कैलकुलेट करेंगे 24, L4 20, L3 15, L2 5 और L1 0 हो जाएगा। तो 10 E1 L1 के इक्वल आ गया, E2 L2 के इक्वल आ गया, E4 L4 के इक्वल आ गया, और E5 L5 के और E6 L6 के। तो इसका मतलब जो क्रिटिकल पाथ है वो 1 to 4 to 5 to 6 आ जाएगा, यानी A, D, G और H हमारे पास में क्रिटिकल एक्टिविटीज हो जाएंगी। तो ये हमें क्रिटिकल पाथ देगा और हमें क्रिटिकल एक्टिविटीज पता लग जाएंगी। अब वेरिएंस निकालना होगा हमें प्रोजेक्ट लेंथ का। वेरिएंस इज बेसिकली मतलब यहाँ पर कि कितना हमारा वेरिएंस का मतलब वेरिएशन से ही होता है बेसिकली, जो हम स्टैट्स के अंदर पढ़ते हैं, तो कितना वेरिएशन होगा हो सकता है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। जितना ज्यादा वेरिएशन होगा इट मींस उतना ज्यादा डिस्पर्शन, यानी उतना ज्यादा हमारा प्रोजेक्ट जो है आगे पीछे होगा। जितना कम वेरिएंस होगा उतना ही एक्यूरेटली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा। तो जो वेरिएंस होता है प्रोजेक्ट लेंथ का, वो बराबर होता है सम ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी, और क्रिटिकल एक्टिविटी मेरे पास A, D, G और H थी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैंने वेरिएंस निकाला था A, D, G और H के कॉरस्पॉन्डिंग, उनका सम कर दूंगा। तो ये वैल्यू आई थी मेरे पास 2.79, फिर 2.79, फिर 0.45 और H के लिए आई थी 0। तो अगर सबको ऐड करता हूँ 6.03 आ जाएगा। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो अंडर रूट ऑफ 6.03 यानी 2.46 आ जाएगा। तो ये हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। यहां तक निकालना बहुत आसान है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसने जो पार्ट ई में पूछा है, पार्ट ई में उसने पूछा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी के प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे फिनिश हो जाएगा अगर 30 वीक की डेडलाइन गिवन है। तो इसका मतलब आपको शेड्यूल टाइम 30 वीक्स दे रखा है, आपका जो एक्सपेक्टेड टाइम आया वो 29 वीक्स आया है। हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमारा टाइम है वो मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा 30 वीक्स में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसके लिए हम किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका यूज करेंगे और स्टैंडर्ड वेरिएट का यूज करेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू ts माइनस टी अपॉन सिग्मा ई। यहाँ पर ts 30 है, t 29 है, सिग्मा ई आपने इसे ऊपर कैलकुलेट कर लिया 2.46। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी आएगी z लेस देन इक्वल टू 0.41 और अगर ये प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 0.5 प्लस 0.1591, और अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.6691 आएगा। ये आपकी बुक में थोड़ा सा गलती कर रखा है, 0.6591 दे रखा है, तो आप इसको ठीक कर लें तो ये आपके पास 0.6691 आएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 67% चांस है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल टाइम में कंप्लीट हो जाए। तो ये मैं निकालना आपको बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं। तो ये आपको अगर निकालना है तो अगर आप चाहें तो ये आपको पेज नंबर 855 पर टेबल दे रखी है, तो आप 855 पे टेबल देखें, वहां से इस टेबल का यूज करते हुए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसने नीचे ये भी दे रखा है कि किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी रीड करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं किस तरह से आप रीड करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है
नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो टोटल एरिया होता है अंडर द कर्व, अगर हम उसका एक कर्व बनाएं तो वो एक बेल शेप कर्व होता है और सिमेट्रिक होता है, यानी जो टोटल एरिया है वो आधा आधा बढ़ जाएगा, 0.5 इधर और 0.5 इधर, यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक अगर हम चलते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी। जो बीच में जहां पर मीन 0 होगा वहां आधी आधी बढ़ जाती है, और आधी बढ़ने के बाद जो है 0.5 एरिया उधर होगा और 0.5 एरिया उधर होगा, यानी जो प्रोबेबिलिटी है 0.5 एक तरफ होगी, 0.5 एक तरफ होगी। तो अगर मुझे कोई पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो जैसे उसने कहा z लेस देन इक्वल टू 0.41 है, तो इसका मतलब मुझे 0.41 से पीछे की सारी वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब मुझे सारी नेगेटिव वाली वैल्यू भी चाहिए और 0 से 0.41 तक वाली वैल्यू भी चाहिए। तो 0 से 0.41 तो मैं बहुत आराम से टेबल से रीड कर लूंगा कि जो मेरा कॉलम दे रखा है उसमें मैं 0.4 देखूंगा, और मुझे चूंकि 41 बनाना है तो मैं 0.1 देखूंगा रो में। तो अगर आप देखें 0.04 और 0.01 के ऊपर इसकी वैल्यू आ जाती है 0.1591। तो नेगेटिव वाला जो टोटल था 0 से माइनस इंफिनिटी उसके लिए 0.5, और जो 0.41 पॉजिटिव वाला था उसके लिए 0.1591। टोटल करते ही ये मेरे पास आ जाएगा 0.6591 हमारे पास में। तो ये 66% चांस है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं। लास्ट पार्ट में कहा कि भाई जो मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो ये चाहता है कि 99% चांस हो जाए कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाए, तो उसे कितनी पहले जो है अपना प्रोजेक्ट शुरू करना है। तो इसका मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो कितनी आनी चाहिए, 0.99 आनी चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू ts माइनस t अपॉन सिग्मा ई 0.99 हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब 0.99 के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे 0.99 z की किस वैल्यू के लिए आएगी। देखिए अब 0.99 का मतलब ये है कि पॉइंट राइट हैंड साइड में 0.99 से लेके और पीछे तक सारी वैल्यू जो है वो मतलब टोटल एरिया जो है वो 0.99 आ जाए हमारे पास में। तो 0.5 तो रहेगा ही। 0.49 आप अंदर टेबल में से देखो, तो अगर जब आप अंदर टेबल में से देखोगे तो 0.49 आता है हमारे पास 2.3 के सामने अगर हम चलें तो 2.3 और 0.03, तो इसका मतलब 2.33 के लिए। तो इसका मतलब जो z की वैल्यू आई वो आ गई मेरे पास में ts माइनस 29/2.6, और ये किसके इक्वल हो गई 2.33 के। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ts तो ये 34.7 वीक आ जाएगा। इसका मतलब प्रोजेक्ट जो है 34.7 माइनस 30 यानी 4.7 वीक्स बिफोर चलना चाहिए था, जिससे हमारे 99% चांस हो जाएंगे कि प्रोजेक्ट जो है वो ड्यू डेट 30 वीक्स पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से करें, इसको कोशिश करें समझने की। ये फिर बोल रहा हूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल आपको पेज 855 पर दे रखी है और उसके नीचे मेथड भी दे रखा है, तो वहां से एक बार आप पढ़ें और इसको करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताएंगे, मैं इसके लिए एक आपका लेक्चर बना दूंगा और वो आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आपको पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपने इसके सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने हैं और आपने सभी क्वेश्चन इसके कंप्लीट करने हैं। चैप्टर 19 के पेज 796 पे ये प्रॉब्लम दे रखी है, तो ये आपने सब कंप्लीट करनी है और फिर मुझे बताएंगे कि ये प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई। और अगर आप ये कर लेते हैं और इनको चेक कराना है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप कर दें, मैं इनको चेक करके भेज दूंगा। थैंक यू। आप लोग ध्यान से इसको करें और मेरी बेस्ट विशेस हैं। अब ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लें और अपनी राय मुझे दें कि किस तरह से ये चैप्टर आपकी समझ में कितना आया है, कितना नहीं आया है, या क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप यू विल डू वेल।